हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलो, तो जैसा कि आपको पता था कि भाई कल हमने अपने प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में कंप्लीट रूप से बात कर ली थी। ठीक है भाई, जो प्लाज्मिड वाहक है उसके इस बार ज़्यादा चांस है क्वेश्चन के रूप में आने का। समझ रहे हैं भाई? हाँ, तो बहुत अच्छी तरीके से आप प्लाज्मिड वाहक को याद रखना है ना। उसमें एक बात और है, एक शब्द है मैं आपको बता दूं जिसको बोलते हैं हम एपिसोम, यानी कि अधिकाय। क्या बोलते हैं? अधिकाय, एपिसोम। तो ये एपिसोम क्या है? एक सिंपल सी बात सुनिए, यदि प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड है, यदि वो ऑलरेडी किसी जीवाणु के अंदर है और उसके अंदर यदि अपना रेप्लिकेशन करती है, द्विगुणन यदि वो करती है, तो हम इसे बोलेंगे नॉर्मल प्लाज्मिड। अरे एक सिंपल सी बात है यार, ई कोलाई है और ई कोलाई के अंदर उसका नेचुरली प्लाज्मिड है ना, तो उसे तो हम प्लाज्मिड बोलेंगे। यदि आप उस प्लाज्मिड में अपने वांछित जीन को जोड़ दें, उस प्लाज्मिड में यदि आप अपने वांछित जीन को जोड़ दें और फिर दोबारा ई कोलाई में प्रवेश कराकर उसको द्विगुणन करें, यानी कि उसकी रेप्लिकेशन आप कराएं, तो आप उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एपिसोम बोलेंगे, अधिकाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिसोम यानी कि अधिकाय। अधिकाय एक प्रकार की वह प्लाज्मिड है जिसमें हमारा वांछित जीन जुड़ा हुआ है और वो तब अपनी फोटोकॉपी कर रहा है। इसी संरचना को हम क्या बोलेंगे? अधिकाय बोलेंगे। ठीक है, चलिए, कोई खास ज़्यादा और नहीं है यहाँ पे। तो ये हुआ हमारा पहला वाहक जिसको हम प्लाज्मिड बोल के चलते हैं। दूसरा वाहक, दूसरा है जीवाणु भोजी, जिसको आप सभी जानते हैं बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जीवाणु भोजी को? बैक्टीरियोफेज। याद है ना आपको 11वीं क्लास में जीवाणु भोजी बहुत पढ़ा था हमने। ठीक है, हाँ, तो बैक्टीरियोफेज इसको बोलते हैं। ये दूसरा वाहक है। एक बात आप याद रखो अपने दिमाग में, क्या आप जीवाणु भोजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? है ना, पहले परिभाषा इसकी देख लेते हैं जो आप पहले से ही जानते हैं। तो देखिए, ऐसे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, जीवाणु भोजी कहलाते हैं। यही परिभाषा लास्ट ईयर के इस साल के बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी कि भाई जीवाणु भोजी क्या है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो बताओ क्या दिक्कत है इस परिभाषा में? बिल्कुल पूछी गई है ये परिभाषा ना, तो आप याद रखना इसको। ये जो जीवाणु भोजी वाला वाहक है ना, इससे दोनों ही साल क्वेश्चन आया है। इससे पहले और क्वेश्चन था जो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, और इस बार ये आया था कि जीवाणु भोजी क्या है। तो ऐसे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करें उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। कुछ बच्चे कई बार इसको जीवाणु बोलते हैं ना, कि ये जीवाणु है सर, जीवाणु भोजी नाम है। तो अरे भाई, जीवाणु भोजी नाम है, मतलब जीवाणुओं का भोजन करने वाला, उनको मारकर खाने वाला, उनको नष्ट करने वाला। समझ में आ गई बात? तब इसको जीवाणु भोजी कहते हैं। नॉर्मल वे में क्या है? एक विषाणु है। क्या है ये? एक विषाणु, जीवाणु नहीं है ये एक विषाणु है जो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। अर्थात अब ये नष्ट कैसे करता है?
अच्छा, आपको पता है ना, ये अपनी संतान भी जीवाणु के अंदर ही बनाता है। पता है ना, आप भूल गए, सारी चीज़ भूल गए। जनन हमने देखा था इसमें, नहीं रहा याद, याद है ना? हाँ, चलिए। तो जीवाणु भोजी क्या है? ऐसे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करें उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसके एग्जाम्पल हैं लैम्ब्डाफाज व M13। ये इसके एग्जाम्पल हैं दो ऐसे जीवाणु भोजी हैं जिनका हम प्रयोग वाहक के रूप में लेते हैं, वो हैं लैम्ब्डाफाज व M13। इसके एग्जाम्पल भी आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणु भोजी प्लाज्मिड से बेहतर वाहक हैं, क्योंकि नंबर 1 पॉइंट, इनमें बड़े डीएनए खंड को निवेश किया जा सकता है। दूसरा, इसमें एक प्लाक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे परीक्षण करने में आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लैम्ब्डाफाज M13 से अधिक काम में लिया जाता है, क्योंकि नंबर 1 पॉइंट, ये ई कोलाई के विषाणु हैं, इनका डीएनए द्विकुंडलित होता है, इसके अनावश्यक डीएनए खंड को हटाया जा सकता है, जिससे वाहक का आकार छोटा व इसमें बड़े वांछित जीन को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, दिख रहा है आपको यहां तक? चलिए, दिख रहा है ना? सुनिए भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आने हैं, एक तो इन दोनों स्टेपों से आएंगे, पहले स्टेप से और सेकंड स्टेप से, और एक जो क्वेश्चन आने के चांसेज होते हैं वो इसके पीछे वाले टॉपिक से आने के चांसेज हैं। जो अभी हम आगे कुछ टॉपिक और देखेंगे जिनमें हम कुछ महत्वपूर्ण विधियों का जिक्र करेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी में मुख्य रूप से काम में आती हैं। समझ रहे हैं? तो वहाँ से
और जो हमारे ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप हैं उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई। आप इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है। हम हर चीज को बिल्कुल क्लियर, सटीक और शॉर्ट एंड स्वीट थ्योरी के साथ हम लिख के चल रहे हैं, है ना, समझ रहे हैं ना आप, जिससे आपका कोई भी पॉइंट नहीं रहे। अब ध्यान से सुनिए, पहला जो हमने स्टेप किया था वो किया था वांछित जीन की पहचान व उसका पृथक्करण किया था। तो उस पृथक्करण में जो हमारा मोस्ट क्वेश्चन क्या बनता था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी कि प्रतिबंध एंजाइम। तो उन एंजाइमों के बारे में हमने पढ़ लिया, उनका नोमेनक्लेचर हमने देख लिया कि आखिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का नामकरण कैसे किया जाता है। ये सारी चीज हम फर्स्ट स्टेप में पढ़ चुके थे। दूसरे स्टेप में हमने क्या देखा कि हम अपने क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन कैसे करें। तो हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि यदि हमें किसी भी क्लोनिंग वेक्टर का सिलेक्शन करना है तो सबसे पहले हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी चाहिए। तो पहला ही क्वेश्चन बन जाता था कि आपके वाहक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन देख लिया था। उसके बाद जब आप वाहक की विशेषताएं देख लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से वाहक हैं। तो 3 वाहक थे भाई, वो भी किस जीवाणु के लिए, ई कोलाई जीवाणु के लिए। किसके लिए, ई कोलाई जीवाणु के लिए, क्योंकि हम चैप्टर में जो बात करेंगे एक ई कोलाई जीवाणु को लेकर ही करेंगे, ठीक है। तो 3 वाहक कौन कौन से, पहला प्लाज्मिड, दूसरा जीवाणु भोजी और तीसरा कॉस्मिड, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मिड के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। तो प्लाज्मिड में सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि प्लाज्मिड क्या है, तो आप सिंपली बताएंगे प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो गुणसूत्र के अलावा होता है ई कोलाई जीवाणु के अंदर। खोज किसने की, लीडरबर्ग ने की। खोज वाला क्वेश्चन के कम चांस हैं। और फिर वहां आएगा कि आपका जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो आप 4-5 विशेषताएं याद रखेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि प्लाज्मिड में पाए जाने वाले 2 मार्कर साइट के नाम लिखो या चिन्हित स्थल कौन कौन से हैं। तो हमें पता है एम्पिसिलिन प्रतिरोधी और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी। फिर आपसे पूछेगा वो प्लाज्मिड का नामांकित चित्र, वो भी स्पेशली PVR 322, वो डायग्राम हम आराम से बना देंगे। फिर आपसे पूछ सकता है वो कि इको आरफस्ट प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से पुनर्योगज डीएनए निर्माण के आरेख को बनाइए। जो मैंने आपको चित्र बनाया था ना, जिसमें हमने पहले उसको रेखित किया था, फिर अपने जीन को जोड़ा और एक पुनर्योगज डीएनए बना, तो वो आरेख भी भाई पूछा जा चुका है। तो वो इतने सारे क्वेश्चन आपके प्लाज्मिड से बनेंगे। उसके बाद बात आ जाती है जीवाणु भोजी की। अब जो पूरा ये बोर्ड पर लिखा हुआ है ये भैया पूरे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन वो पूछ चुका है। एक तो इसकी परिभाषा और एक ये वाला क्वेश्चन। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत सिंपल है। मैं कह रहा हूं आपसे, बायोलॉजी का पेपर हमेशा ही बहुत सिंपल आता है, लेकिन सिंपल पेपर में बहुत कठिनाइयां आती हैं। क्यों? क्योंकि हम टिपिकल चीज़ों को ज़्यादा याद करने में लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं आप सरल चीज़ें पढ़ो। समझ में आ रही बात? हाँ, और मैं बताऊं ना उन्हीं को आप पढ़ते चलो। कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा नोट्सों से और मेरे बताए हुए क्वेश्चनों से। ठीक है भाई? हाँ, चलिए सुनिए तो फिर। जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये सिंपल सी बात है, इंग्लिश में है ना। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा ही उसने पूछ ली थी, और वो क्या होती है कि ऐसे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं जीवाणु भोजी कहलाते हैं। ऐसे वायरस जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं जीवाणु भोजी कहलाते हैं। क्लियर है? इनके एग्जाम्पल क्या है?
एक तो है लैम्ब्डाफाज और एक है M13, है ना। दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल भी आपको याद रखने भाई एक तो लैम्ब्डाफाज और एक M13। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो एक परिभाषा और ये एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो जीवाणु भोजी होते हैं वो प्लाज्मिड से बेहतर वाहक हैं। बात को समझो, जो जीवाणु भोजी हैं वो प्लाज्मिड से बहुत ही बेस्ट वाहक हैं। क्यों? तो बन गया क्वेश्चन कि जीवाणु भोजी प्लाज्मिड से बेहतर वाहक होते हैं, क्यों, या स्पष्ट कीजिए। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि नहीं, है ना। तो बस ये क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। इसलिए हमें हर चीज पे, हर पॉइंट पे ध्यान देके चलना होता है। और वैसे मैं आपको हर क्वेश्चन को बताते ही चलता हूं जहां पे क्वेश्चन बनता है ना। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई कि जीवाणु भोजी प्लाज्मिड से बेहतर वाहक है, क्यों, या स्पष्ट कीजिए। तो हम ये बोलेंगे, आंसर देने का भी एक अलग तरीका होता है। अब आप सिंपल डायरेक्ट इनको लिखेंगे तो ज़्यादा इम्प्रेस नहीं जमेगा। आप लिखेंगे जीवाणु भोजी प्लाज्मिड से एक बेहतर वाहक होता है क्योंकि इसमें निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, इसमें बड़े डीएनए खंड को निवेश किया जा सकता है। देखो, किलोबेस, ये नाइट्रोजन क्षार का वेटेज होता है। किलोबेस उसकी यूनिट है ना। तो नाइट्रोजन क्षार की, तो जो प्लाज्मिड होता है उसमें हम बहुत छोटे डीएनए खंड को जोड़ सकते हैं, बहुत छोटे डीएनए खंड को, 3 से 10 किलोबेस के लगभग, है ना। तो बहुत छोटे डीएनए खंड को हम प्लाज्मिड से जोड़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट वाली बात नहीं है, ठीक है। हमें यदि किसी बड़े डीएनए खंड को जोड़ना हो, मतलब वांछित डीएनए को, जिसमें हमारा बहुत बड़ा जीन काम आ जाए, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है ना। तो इसीलिए हम जीवाणु भोजी में 24 किलो बेस तक के वांछित जीन को जोड़ सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड से कहीं ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात, इसमें एक प्लाक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे परीक्षण करने में आसानी हो जाती है। देखो, वहाँ तो हम प्लाज्मिड वाहक से तो मार्कर साइट वाली जो बात थी उसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी ना, बहुत ज़्यादा मेहनत, है ना, क्योंकि 25-30 मिनट उसको समझाने में लग गए। अब देखो उसको प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करने में कितना समय लगा होगा। तो प्लाज्मिड में तो हम मार्कर साइट से रूपांतरित कोशिकाएं उनका परीक्षण करते हैं, लेकिन जीवाणु भोजी में क्या होता है, एक अलग से एक घटना, एक संरचना उत्पन्न होती है जिसे हम प्लाक क्षेत्र बोलते हैं। और वो प्लाक क्षेत्र यदि किसी में है तो वो समझ लो हमारी रूपांतरित कोशिका है। मतलब एक बहुत जल्दी इससे हम उसका परीक्षण कर सकते हैं, ये बात है। तो 2 विशेषताएं हमारे सिलेबस में दी गई हैं, तो बस ये 2 विशेषताएं हमें पढ़नी है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो बैक्टीरियोफेज है वो प्लाज्मिड से एक बेहतर वेक्टर होता है। 2 याद रखेंगे आप, एक तो इसके बड़े डीएनए खंड जोड़ा जा सकता है इसमें 24 किलो बेस तक का, और एक इसमें प्लाक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिस वजह से इसका परीक्षण करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये एक और बात है, ये फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। क्या? हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं बैक्टीरियोफेज के, इनमें भी जो लैम्ब्डाफाज बैक्टीरियोफेज होता है उसका उपयोग M13 से अधिक किया जाता है। अर्थात लैम्ब्डाफाज को M13 की तुलना में अधिक बेहतर वाहक या अधिक काम में लिया जाता है। नहीं आई बात समझ में? लैम्ब्डाफाज जीवाणु भोजी को M13 से अधिक काम में लिया जाता है वाहक के रूप में। क्यों लिया जाता है? इसके पास भी कुछ विशेषताएं। वो कौन कौन सी विशेषताएं? पहली बात,
पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि ये ई कोलाई के विषाणु हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल किस पे करना है भैया, एक्सपेरिमेंट किस पे करना है, ई कोलाई जीवाणु पे। तो जो लैम्बडा फाज है ये स्पेशल किन के विषाणु हैं, ई कोलाई के, अर्थात ई कोलाई पर अपना ये बेस्ट काम करते हैं। तो हमें M13 नहीं चाहिए, कौन चाहिए, लैम्बडा फाज चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें अपने डीएनए को कहाँ प्रवेश कराना है, ई कोलाई जीवाणु में। अरे आपको पता है ना, जीवाणु भोजी जब हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था तो उसके सिर में जो इसका षटकोणीय सिर होता है उसके अंदर डीएनए था ना, और उस डीएनए को ये ऐसे निकालता था ना, समझ में आ रही मेरी बात। तो यदि हम अपने वांछित जीन को इसके डीएनए से जोड़ दें, आप कल्पना कीजिए, तो ये जो जीवाणु भोजी है वो आराम से हमारे डीएनए को ई कोलाई के अंदर पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता है ना। तो इसलिए तो वाहक के रूप में से काम लेते हैं। तो ये ई कोलाई के विषाणु में पहली बात तो यही है। दूसरी बात, इनका जो डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है, सिंगल होता है लेकिन डबल स्ट्रैंड तक होता है ना। तो द्विकुंडलित इनका डीएनए होता है। इनके अनावश्यक खंड को, तीसरी बात क्या है कि लैम्बडा फाज में जो अनावश्यक डीएनए होते हैं उनको हम आसानी से हटा सकते हैं, जिससे इस वाहक का आकार हो जाए छोटा और इसमें हम बड़े डीएनए खंड को जोड़ दें। भाई हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट वाली बात क्या है कि यदि हमारा बड़ा डीएनए खंड जुड़ जाए उतना ही ज़्यादा हमें अच्छा होता है ना, उतना ही बेस्ट रहता है। तो हम क्या करते हैं, लैम्बडा फाज की एक और विशेषता होती है कि हम इसके अनावश्यक डीएनए खंड को हटा सकते हैं, जिससे एक तो वाहक का आकार भी छोटा हो जाए और हम अपने बड़े डीएनए खंड को उससे जोड़ दें। तो इन तीन प्रॉपर्टीज की वजह से हम लैम्बडा फाज वेक्टर को अधिक काम में लेते हैं इन कंपैरिजन टू M13 जीवाणु भोजी के। समझ में आ गई बात। तो ये जितने भी जीवाणु भोजी के बारे में बात है हमारे सिलेबस में, ये 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से देखो लगातार 2 साल 2 क्वेश्चन तो पूछ लिए गए। तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रह गया है, हो सकता है इस बार पूछ ले, क्योंकि लास्ट बार रहेगा ये सिलेबस, है ना। समझ रहे आप मेरी बात को। तो आपको जीवाणु भोजी वेक्टर पता चल गया क्या है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है ना, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट हम तीसरे वेक्टर की बात करते हैं, और ये जो तीसरा वेक्टर है ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी एक परिभाषा है, वही आपसे पूछी जा सकती है। तीसरा है कॉस्मिड। क्या है भाई, कॉस्मिड। तो देखिए इसकी खोज हॉर्न व कॉलिंस ने की। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे प्लाज्मिड कण जिनमें लैम्बडा फाज के कॉस स्थलों वाले डीएनए अनुक्रमों को निवेशित किया जाता है, उन्हें कॉस्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड व लैम्बडा फाज का संकर है।
देखो, आपको केवल इस कॉस्मिड वाले वाहक में केवल ये डेफिनेशन याद रखनी है कि कॉस्मिड क्या है। क्या डेफिनेशन याद रखनी है? कॉस्मिड क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लैम्ब्डा फाज जीवाणु भोजी होता है उसमें एक स्थल होता है जिसको हम कॉस स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस स्थल। उन कॉस स्थलों से हम अपने रूपांतरित कोशिकाओं की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है जीवाणु भोजी का कॉस स्थल। ठीक है। और एक है हमारे पास प्लाज्मिड। तो जीवाणु भोजी और प्लाज्मिड ये दोनों तो हैं नेचुरल वाहक, प्राकृतिक वाहक। लेकिन वर्तमान समय में हमने एक कृत्रिम वाहक को भी बना लिया है और वो कृत्रिम वाहक है कॉस्मिड। कैसे बनाया? कि जो प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड में इस लैम्ब्डा फाज जीवाणु भोजी के कॉस स्थलों को जोड़ दिया। प्लाज्मिड था और उस प्लाज्मिड में यदि आप कॉस स्थल या कॉस भाग को जोड़ दें तो जो संरचना मिक्स बनती है उसका नाम कॉस्मिड हो सकता है, नहीं हो सकता? कॉस मतलब कहां से? जीवाणु भोजी से। मिड मतलब कौन? प्लाज्मिड। समझ में आ गई बात? तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कॉस्मिड। तो आपको पता चल गया कॉस्मिड क्या है। कॉस्मिड एक प्रकार का ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें लैम्ब्डा फाज के कॉस स्थल वाले डीएनए को निवेश किया गया है। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कॉस्मिड कहते हैं। तो जो कॉस्मिड है वो प्लाज्मिड और लैम्ब्डा फाज का कैसा रूप है? एक संकर रूप है। कैसा रूप है? एक संकर रूप है। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई, ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है और इस वेक्टर में हमने क्या किया है? देखो, ज़्यादा डिटेल में आपको इसको नहीं पढ़ना है। सिंपली आप इतना समझो कि प्लाज्मिड में यदि हम कॉस स्थलों को जोड़ दें तो बनने वाली संरचना कॉस्मिड कहलाती है। बस इतनी सी बात है। ठीक है। अब इसका एक डायग्राम हम देख लेते हैं। इसका डायग्राम वही नॉर्मल है। ये देखो, इस प्रकार का आपको डायरेक्ट एक डायग्राम बना लेना है। ये है कॉस्मिड और ये कौन सा कॉस्मिड है मैं आपको बता दूं, PLFR5। इसका क्या नाम है? PLFR5 कॉस्मिड। इसका एक एग्जाम्पल भी आप याद रख लो ना। तो इसके नाम जैसे हम करें, ये हमारा वही टेट्रासाइक्लिन है, ये हमारा वही एम्पिसिलिन है और ये है हमारा कॉस, ये वाला, और ये वही हमारा रेप्लिकेशन पार्ट है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड में बिल्कुल यही बात होती थी, है ना, लेकिन हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या कर दिया है? प्लाज्मिड में केवल एक कॉस स्थल को जोड़ दिया है। तो अब जो ये संरचना है जो आपको दिखाई दे रही है वो एक कॉस्मिड की संरचना है। किसकी संरचना है भाई? कॉस्मिड की संरचना है। तो कॉस्मिड जो वाहक है वो आपको इतना ही पढ़ना है केवल। एक इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है और एक इसका एग्जाम्पल। जैसे हमने प्लाज्मिड में PBr 322 पढ़ा था एग्जाम्पल, उसी प्रकार कॉस्मिड में PLFR5 हमको पढ़ना है। ये एग्जाम्पल है और बाकी कुछ नहीं करना आपको। ठीक है। तो ये आपका सेकंड टॉपिक कंप्लीट है, सेकंड स्टेप सॉरी, जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग वाहक का चयन। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? ये 2 स्टेप
और आप मुझे बताओ इन 2 स्टेपों में कोई भी ऐसी लाइन हो जो बिना क्वेश्चन के रही हो। समझ में आ गई बात? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो 2 स्टेप है ना, वो अपने आप में क्वेश्चन है। हर लाइन इनकी क्वेश्चन से भरी हुई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके इसी भाग से बनेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपने इन 2 स्टेपों को याद रखना। ठीक है, तो आपने अब तक क्या कर लिया बायोटेक्नोलॉजी में? आपने सबसे पहले अपने डिजायर्ड जीएन को सेलेक्ट किया, उसको आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने उसको आइसोलेट कर लिया। इतना काम कर लिया था। आइसोलेट करने के बाद आप गए कि चलो भाई ठीक है, हम एक वेक्टर को और सेलेक्ट करके लाते हैं। तो आपने एक वेक्टर को भी सेलेक्ट कर लिया, एक वाहक को भी ले लिया, और मान लीजिए आपने प्लाज्मिड को चुन लिया प्लाज्मिड को। अब किस आधार पर चुना ये आप सभी को पता है कि हमने कुछ विशेषताएं देखी, वो सारी विशेषताएं उनमें मिली, चुन लिया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? अरे भाई आपके पास अब डिजायर्ड जीन है, सेलेक्टिव वेक्टर है। अगला काम क्या होगा? अरे अगला काम यही होगा कि दोनों को जोड़ो। किसको? वांछित जीन को क्लोनिंग वाहक में जोड़ो। समझ में आ गई बात? तो हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। नहीं आई बात समझ में आपको? है ना, बहुत ही सिंपल सा स्टेप हो गया अब तो ये, क्योंकि हमें इसका उद्देश्य पता चल गया कि अब हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो हमारा वांछित जीन है उसे हम अपने क्लोनिंग वाहक से जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब समझो इसमें। वांछित जीन को क्लोनिंग वाहक में निवेश कराने के लिए सबसे पहले प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से दोनों में समान स्थल बनाए जाते हैं और फिर इन्हें लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इस क्रिया को लाइगेशन कहते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मिथाइलेज, लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, फॉस्फेटेज आदि काम में
लिए जाते हैं। देखिए भाई, अब ये जो तीसरा स्टेप है, हालांकि मेरे हिसाब से आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि भाई वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन कराओ, ऐसा ये कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है ना। लेकिन फिर भी हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। लेकिन यहां से यदि वो क्वेश्चन बनाए तो एक बना सकता है कि लाइगेशन क्या है, 1 नंबर का। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्वेश्चन वो यहां से बना सकता है कि लाइगेशन क्या है। तो एक बात अब जरा सिंपल रूप से आप समझ लीजिए कि वांछित जीन को जब हम क्लोनिंग वाहक में निवेश कराते हैं तो सबसे पहले एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा कि अपने वांछित जीन को भी उसी स्थान से काटेगा और उसी स्थान से किसको काटेगा, क्लोनिंग वाहक को। मैंने आपको बताया था ना कि ये दोनों सिरों पर समान स्थल बना देता है, और ऐसे स्थल बना देता है मतलब उस जगह से ये काटता है नाइट्रोजन क्षारों को जिससे वो आपस में जुड़ जाएं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखो ये मान लीजिए हमारा वाहक है, क्लोनिंग वाहक, और इसको इसने ऐसे काटा और इसमें ये 3 क्षार रहे नीचे की तरफ, और वो क्षार थे TTA। क्लियर? अब इधर वाले को उसने ऐसे काटा और यहां क्षार रहे ATT ऐसे। ये वाहक DNA था, उसको ऐसे काट दिया उसने। अब ये स्थल बन गए, जो भी स्थल है। अब जो हमारा वांछित जीन है ना, उसको वो कहां से काटेगा, वो ऐसे स्थान से काटेगा जहां इनके अगेंस्ट के जो क्षार हैं वो आए। देखो कैसे, इस प्रकार AAT। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हमारा कौन है, वांछित जीन। कौन है, वांछित जीन। TAA ऐसे। अब देखो इसको आप जोड़ो, ये वाला जो सिरा है ये वाला इससे जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां नीचे कौन है, TTA है, तो यहां कौन से चार हैं, AA, तो आपस में जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि हमेशा एडेनिन थाइमिन से ही जुड़ता है और थाइमिन एडेनिन से जुड़ता है ना। तो ये सिरा आराम से यहां पे जुड़ जाएगा, बिल्कुल फिक्स बैठेगा। अब ये जो सिरा है पीछे वाला, ये इससे बिल्कुल फिक्स बैठेगा। तो जब ये जुड़ेंगे तो दोबारा से क्या बन जाएंगे, ये गोल बन जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार हमारा जो एक हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं, वो ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं जो इनमें समान स्थल बनाए और इन्हें हम जोड़ दें ताकि आराम से जुड़ जाए भाई। बिल्कुल इसी प्रकार के समान स्थल बनाएगा, तो इसके लिए हमें एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का प्रयोग करना होता है। समझ में आ गई बात? देखो अब दोबारा पढ़ो, एक सिंपल सी बात है। यदि आपसे पूछ ले वो कि लाइगेशन क्या है, तो आपका सिंपल आंसर क्या होगा, देखो वांछित जीन और क्लोनिंग वाहक को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से समान स्थलों से काट लिया जाता है, और जब उसे जोड़ा जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम लाइगेशन कहते हैं। या सिंपल सी बात में कहूं कि वांछित जीन और क्लोनिंग वाहक को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया लाइगेशन कहलाती है। सिंपल है, बहुत सिंपल है कि वाहक जीन और वांछित जीन को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लाइगेशन कहलाती है। लाइगेशन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें, ये आप मत पढ़ना, आपकी किताब में लिखा हुआ है तो मैंने लिख दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। आपसे कभी भी कुछ नहीं पूछेगा कि इसमें क्या क्या काम में लेते हैं। वैसे आप याद रख लो कि लाइगेशन की प्रक्रिया में जो कुछ महत्वपूर्ण युक्ति हम काम में लेते हैं एंजाइम वगैरह, वो हैं जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मेथाइलेज है, लाइगेज एंजाइम है,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, फॉस्फेटेज है, आदि को हम इसमें काम में लेते हैं। बाकी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मैंने आपको बता दी। यदि आपको पढ़ना है तो आप लाइगेशन की डेफिनेशन को जरूर याद रख लेना, यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि लाइगेशन क्या है। समझ में आगे बात नहीं आई? ठीक है, तो ये तीसरा टॉपिक आपको क्लियर है, तीसरा स्टेप। अब ये बहुत सिंपल है ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 स्टेप हमारे हो गए, और 3 स्टेपों के माध्यम से अब आपने एक पुनर्योगज डीएनए बना लिया। यही तो बना लिया है, बना लिया है ना? नहीं बनाया? क्या बना लिया है? पुनर्योगज डीएनए बना लिया। अब लास्ट चौथा काम आपको क्या करना है? चौथा काम है, हाँ, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। भाई चौथा काम अब यही तो रहेगा कि हमने अब पुनर्योगज डीएनए बना लिया है ना। अब उस पुनर्योगज डीएनए को हमें किसी परपोषी कोशिका में डालना है। क्यों डालना है परपोषी कोशिका में? ताकि हम उसकी फोटोकॉपी करवा सकें, गुणन करवा सकें, मतलब उसकी फोटोकॉपी करवा सकें। यही तो बात है ना। तो चौथा स्टेप हमारा क्या रहेगा? पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। तो देखो इसमें क्या है, परपोषी कोशिका के रूप में ई कोलाई जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें 2 विधियों से गुणन करवाया जाता है। पहली है रूपांतरण और दूसरी है पारक्रमण। देखो भाई, हालांकि आपसे ये भी कभी भी क्वेश्चन के रूप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें याद रख लेना है। देखिए कि हमने जो पुनर्योगज डीएनए बना लिया है, उस पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिका में कैसे गुणन करवाएं। तो एक सिंपल सी बात है कि हम परपोषी कोशिका के रूप में ई कोलाई जीवाणु को काम में लेते हैं। कौन से जीवाणु को काम में ले रहे हैं? ई कोलाई जीवाणु को ले रहे हैं, है ना। तो ई कोलाई जीवाणु जो हमारे वांछित जीन का या पुनर्योगज डीएनए का गुणन करता है, गुणन का मतलब होता है उसकी फोटोकॉपी करता है, तो वो 2 विधियों से करता है। एक तो रूपांतरण विधि और एक पारक्रमण विधि। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे सिलेबस में इनको डिटेल से नहीं दिया गया है, लेकिन ये दोनों ही घटना यदि आपको याद हो तो मैं 11th क्लास में आपको करा चुका हूं। रूपांतरण और पारक्रमण यदि आपको याद हो तो आप उनको दोबारा से देखो, और वहां हमने आपको बताया था कि जो जीवाणु भोजी हैं, अर्थात जो विषाणु हैं वो अपना जनन कैसे करते हैं। समझ में आ गई बात? तो विषाणु के जनन करने का मतलब क्या होता है? विषाणु के जनन करने का मतलब होता है उनके डीएनए की फोटोकॉपी। यही होता है ना, समझ रहे हैं आप? तो कोई भी चीज की जो फोटोकॉपी होती है वो ई कोलाई के अंदर इन 2 विधियों से हो सकती है, या तो रूपांतरण विधि या पारक्रमण विधि। ठीक है, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप केवल इतना याद रख लो कि परपोषी कोशिका में जो गुणन होता है वो रूपांतरण और पारक्रमण विधि द्वारा होता है। बस आपको और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, नॉलेज के लिए आप 11th क्लास की वो पढ़ चुके हैं, नोट्स पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं सारी चीज समझा चुका हूं,
आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और बाकी कोई यहाँ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इतना याद रखो कि रूपांतरण और पारक्रमण विधि से परपोष या इकोलाई जो है वो हमारे पुनर्योगज डीएनए का जब रेप्लिकेशन करता है, देखो एक सिंपल सी बात है, इकोलाई के अंदर भी प्लाज्मिड है, तो हमने क्या किया है कि इस इकोलाई के अंदर अपने प्लाज्मिड को ही प्रवेश करा दिया है। लेकिन कैसी प्लाज्मिड? पुनर्योगज, जिसमें हमारा वांछित जीन जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए इकोलाई अपना संतति तैयार करे तो अपने डीएनए का रेप्लिकेट करता है ना, तो उसका खुद का डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो हमारे जीन की भी तो फोटोकॉपी बनेंगी, ठीक है, तो उसी को हम गुणन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो आज हम केवल यहीं तक बात करेंगे, चौथे स्टेप तक। बाकी जो हमारे कल 2 स्टेप हैं और कल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे ना। लगभग 2 या 3 दिन का और चैप्टर है ये। कल 3 दिन आपके इस चैप्टर में लगेंगे, ठीक है। तो आराम से इसको पढ़ते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, 15वां और 16वां बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और नीट की दृष्टि से। मैं आपको फिर एक बात बता दूं, आपने नीट का एग्जाम देखा होगा, ठीक है, उस नीट के एग्जाम में 15वें चैप्टर से ही 3 क्वेश्चन आए हैं। समझ में आ गई बात? आप देखना उसको 2 या 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से बने हैं। क्योंकि मैं आपको उस दिन नीट के एग्जाम से पहले भी बताया था कि नीट का एग्जाम विदाउट बायोटेक्नोलॉजी के तो होता ही नहीं है। हर एग्जाम में बायोटेक्नोलॉजी से जरूर क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप कर देंगे। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला भी है और एक इंसुलिन वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि जो इंसुलिन वाला क्वेश्चन है उसमें, जिसमें रॉन्ग आंसर उसने पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो वो जो लाइन है ना वो आपके आरबीएसई सिलेबस में नहीं है, वो एनसीईआरटी सिलेबस में है, ठीक है। तो हाँ, ये सिलेबस का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। बाकी आप नीट का एग्जाम देखना, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको नोट्सों में कराए आरबीएसई लेवल से, तो ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। समझ में आ गई बात? तो आज हम केवल इतनी ही बात करेंगे, बाकी बातें करेंगे अब कल, ठीक है।